लेक्चर की शुरुआत अपन डिस्कशन से करते हैं। C3 क्वेश्चन के अंदर आपको A इनवर्स मैट्रिक्स दे रखी है और B दे रखा है और AB होल इनवर्स आपसे पूछा गया है। तो बाय प्रॉपर्टी अपन AB होल इनवर्स जानते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो B मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। C4 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका A ट्रांसपोज A के बराबर होगा। B स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है तो B ट्रांसपोज माइनस B के बराबर होगा। और एक यहां पर सी मैट्रिक्स और आपको दे रखी है ए प्लस बी होल इनवर्स इंटू ए माइनस बी, और आपको दो पार्ट जो है वो प्रूव करने हैं। एक पार्ट में प्रूव करके बताता हूं, सेकंड पार्ट आप खुद अटेंड करोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट होगा सिमिलरली वैसे सेकंड भी पार्ट प्रूव हो जाएगा इजीली। तो अगर अपन यहां पर एलएचएस देखते हैं सी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको। तो इसका ट्रांसपोज में आएगा ए प्लस बी इनवर्स ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू सी मैट्रिक्स। फिर रख देता हूं यहां पर ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। चलो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी करते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। तो पहले इधर आ जाएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए प्लस बी इंटू यहां आ जाएगा ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ये अगर देखा जाए तो a इंटू ए इनवर्स लिखा हुआ है और अपने को एक प्रॉपर्टी बताया कि अगर a इंटू ए इनवर्स लिखा होता है तो वो क्या बन जाता है I। तो ये तो बन गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो अब किसी से भी मल्टीप्लाई होगी वो मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। फर्दर अब ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और साथ में अपन एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, जहां पर अगर ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों है तो अपन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहले ट्रांसपोज ले लेता हूं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इनवर्स बाद में हो जाएगा। आई इंटू ए माइनस बी करोगे तो ये तो सीधा सा ए माइनस बी ही रह जाएगी। अब ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए हो गया। बी आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये आपके पास हो गया माइनस माइनस प्लस बी। सिमिलरली यहां पर ए माइनस बी इनवर्स इंटू ए माइनस बी। ये फिर देख लो, फिर वापस क्या लग गया, ये वही ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और साथ में ए इनवर्स ए भी तो आपके पास क्या होता है, आई ही होता है। तो ये वापस क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सीधा सा रिजल्ट आ गया आपके पास ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू आरएचएस। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं। C5 क्वेश्चन तो इजी, आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए दे रखी है और ए इनवर्स दे रखा है और स्मॉल ए और सी की वैल्यू पूछी हुई है। तो सिंपली आप ए फाइंड करना, मतलब ए इनवर्स फाइंड करना, कंपेयर कर देना, तो आपको स्मॉल ए और स्मॉल सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर C6 के अंदर बी दे रखा है आपको माइनस टाइम्स ए इनवर्स ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको प्रूव करना है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से। तो ये बन जाएगा ए बी विल बी इक्वल टू माइनस ए इंटू ए इनवर्स ए बी। तो ये तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ये वैल्यू हो गया आपके पास ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। योगी चुप रहो बेटा। अच्छा, इसका C5 जो क्वेश्चन है ये तो इजी है, ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, तो आप आराम से ए मैट्रिक्स दे रखी है तो इनवर्स निकालना और कंपेयर कर लेना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा इसमें। तो C6 क्वेश्चन के अंदर बी दे रखा है आपको माइनस ए इनवर्स बी है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से। तो ये माइनस ए इंटू ए इनवर्स बी ए हो गया। ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो सीधा सा यहां से रिजल्ट आ गया ए बी विल बी इक्वल टू माइनस बी ए। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब सिंस ए प्लस बी का स्क्वायर आपसे पूछा हुआ है तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों यहां से कट ही जाएंगे तो इसका सीधा सा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहां से प्रूव हो गया। C7 के अंदर आपको दे रखा है ए और बी दो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है 1, और पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू
एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन एक काम कर लेते हैं कि अगर ये होल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स कितने पर भी, तो अपन डिटर्मिनेंट सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो तो हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसको अगर मैं कोई नई मैट्रिक्स अगर मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी हो गया। एडजॉइंट ऑफ सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी टू द पावर n माइनस 1 दैट इज 2 इंटू इसको भी कोई नई मैट्रिक्स में अगर डी बोल देता हूं तो वापस ये भी क्या बनेगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ डी का n माइनस 2 दैट इज स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो हो गया 1/2 इंटू सी क्या था अपने पास बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर इंटू डी क्या था अपने पास 2A इनवर्स का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स वापस क्या बनेगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू यहां पर अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी लैम्डा ए इन डिटर्मिनेंट विल बी लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहां से 2 की पावर बाहर आएगी तो 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 ऑर्डर है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इस पूरे का स्क्वायर 1/2। ये कितनी वैल्यू है अपने पास 1, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई, अच्छा ये माइनस है आपके पास माइनस 1/2 है, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये हो गया 1 तो ये तो हो गया 1 यहां माइनस रह गया, ये हो गया 2 टू द पावर 8 इंटू वापस कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 इंटू ये वापस क्या हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो अब यहां से वैल्यू आ गई -64/2 इंटू ये वापस कितना हो गया 1/2 दैट इज माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। तो ये वैल्यू हो गया आपके पास -8। जो C2 क्वेश्चन है उसमें आपसे ए इनवर्स पूछा हुआ है जो कि आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से निकाल सकते हो, या फिर अगर आप ढंग से देखो उसके अंदर C2 के अंदर तो आपके पास क्या दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, और डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पहले प्रॉपर्टी में देखा था, प्रॉपर्टी रेफर कर लो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या ये फॉर्मूला लगा लो तो भी निकल जाएगा इजीली। C3 क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दे रखी है, इसका अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी 0 नहीं होंगे, तो ए बी के बारे में पूछा हुआ है ए बी क्या होगी। तो ए बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से वो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो गया आपके पास नॉन जीरो, इसका मतलब आपके पास क्या हो गई ए बी जो हो गया इज नॉन सिंगुलर हो गया आपके पास, ठीक है। C4 क्वेश्चन के अंदर आपको a इक्वल्स टू बी एक्स दे रखा है और x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, B मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 0 0 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B जब निकालोगे तो 2 इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस ये क्या हो गई नॉन सिंगुलर, तो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स, तो ये हो गया B इनवर्स A विल बी इक्वल्स टू B इनवर्स B इंटू x, ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका अंदर x हो गया आपके पास B इनवर्स इंटू A। बी मैट्रिक्स पता है तो बी इनवर्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स पता है मल्टीप्लाई कर लो तो वहां से आपको एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। C6 क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। अपन प्रॉपर्टी अपन ए इनवर्स की डेफिनेशन से चलते हैं, ए इनवर्स की डेफिनेशन या ए इनवर्स को अपन जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो देयरफॉर मैं यहां क्या करता हूं ए मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देता हूं ए इनवर्स से, तो देयरफॉर यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अगेन फिर वापस अपन यहां पे दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं इनवर्स की, ए इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा ए विल बी इक्वल्स टू, और ये इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो देयरफॉर जो अपने को फाइंड करने के लिए कहा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आ गया ए, और ए मैट्रिक्स जो गिवन है वही आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास मैच द कॉलम है, ये मैच द कॉलम काफी इजी है, इसको आप खुद ही करोगे, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ए इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लगाओ और पूरा आपके पास
ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपको लिखा हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ये कंक्लूड कर रखा है कि बी इक्वल्स टू सी कब होगा। ये बी इक्वल्स टू सी तभी हो सकता है जब अपन ए इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें, और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो। तो इसका मतलब यहां से अगर आप इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे अब, तो ये ए इनवर्स ए सी ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगा, तो बन जाएगा बी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब जो कंडीशन है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 17, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 15 भी अपने प्रॉपर्टी में लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन वापस प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ बीटा होल इनवर्स, रिवर्सल लॉ होता है ना आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जी ऑफ बीटा इनवर्स इंटू एफ ऑफ अल्फा होल इनवर्स। तो ये आपके पास वापस वही ऑप्शन हो गया, देख लो डी ऑप्शन हो गया। हम के क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, जिसमें आपको दे रखा है ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आई। अब आई को मैं आई स्क्वायर लिखूं तो भी वही बात हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के अपन ने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो गया ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई। दोनों तरफ अगर अपन डिटर्मिनेंट चलेंगे तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। और क्वेश्चन में गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से कंडीशन निकल के आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब इन दोनों में से ए माइनस आई और ए प्लस आई कोई भी आपके पास सिंगुलर नहीं हो सकती है। यहां से ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू ना तो आई के बराबर होगी, ना ही ए की वैल्यू आपके पास माइनस आई के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो यहां से आएगी, क्योंकि ये बराबर होते हैं पहले आपके पास ये दोनों में से कोई ना कोई जीरो हो जाएगा। फर्दर अब अपन अगेन स्टार्ट करते हैं यहां से, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आर जो आई से जो गिवन है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए हो गया, इसका पूरे का ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, आई ट्रांसपोज वापस आई हो गया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू वापस यहां पर पुट कर दी, और इसको अपन ने ए माइनस बी के मतलब इसको ओपन कर दो आप, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस आई करोगे तो ये आपके पास इसके होल स्क्वायर को ओपन करने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपली अब ये लिखा है ए इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है, तो अपन यहां पर क्या करें, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा 2a। तो आई को उधर लेके जाए तो ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसके फैक्टर करोगे तो a प्लस आई और ये फैक्टर हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस आई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज, ये हो गया। अब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नल मैट्रिक्स कब बनता है ये चीज चेक कर रहे हैं अपन। तो अपने पास a प्लस आई इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए विल बी इक्वल्स टू लिखा हुआ आपके पास नल मैट्रिक्स। अब अपने पास यहां पर चार पॉसिबिलिटी होती हैं, ये अपन ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर a इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या होगा, या तो दोनों साइमल्टेनियसली सिंगुलर होंगी या कम से कम दोनों में से एक क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। तो पहला केस लेता हूं कि अगर ये जीरो मैट्रिक्स होगी तो ये बन जाएगा a माइनस आई, वो अपन पहले कर चुके हैं, रिजेक्ट ये नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाली मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो a ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a जो है वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए, मतलब a हो जाए माइनस आई और a ट्रांसपोज हो जाए a के बराबर, ये भी नहीं हो सकता, नहीं तो दोनों ही कंडीशन वायलेट हो जाएंगी। चौथी कंडीशन जो बची है वो क्या होगी, दोनों ही सिंगुलर हो जाए, दोनों ही सिंगुलर हो जाए मतलब a प्लस आई जीरो हो जाए एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस ए बी क्या हो जाए, a ट्रांसपोज माइनस ए बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन अगर a प्लस आई अगर आपके पास जीरो होता है तो फिर अगेन ये वाली कंडीशन यहां से फिर आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब वापस आपके पास यहां पर क्या नहीं हो सकता, ये वाली वैल्यू डिटर्मिनेंट फिर रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब चारों पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो सच मैट्रिक्स A इज पॉसिबल विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस आई। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस विल बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं अपन।
उसमें ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और ए बी इक्वल्स टू ए बी इनवर्स दे रखा है, साथ में एक कंडीशन और है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको मैं अगर ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो इधर तो बन जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए बी इंटू ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ए बी स्क्वायर जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अपन ने ए बी इनको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस से निकालोगे आप तो ए बी आएगा, उसका स्क्वायर करके जो आप निकालोगे तो वो जो वैल्यू आती है मैं आपको बता देता हूं, वो आएगा 25x²। वो आपको ए बी को ए बी से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा 0 1 0 0 और यहां आ जाएगा 50x² -2 और यहां आ जाएगा आपके पास 25x² दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे आप इसको कंपेयर करोगे, यहां से आप कंपेयर करोगे तो 25x² विल बी इक्वल्स टू 1। इनको जब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपके पास एक तो आएगी 1/5 और एक आएगी -1/5। x की वैल्यू 1/5 आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, देखो x की वैल्यू 1/5 अगर आप यहां पुट करोगे तो ये 1, ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 और 1/5 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा 0। तो इसको अपने को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 1/5 ले लिया तो ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। इसका अगर x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -1/5 और ए बी स्क्वायर जो आ गया वो आपके पास आ गया आई आ चुका है। तो देयरफॉर अब आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है ट्रेस ऑफ, किसका ट्रेस पूछा हुआ है आपसे, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब से लेकर ए बी की पावर 100, इसका आपसे ट्रेस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर अपन इनको देखें तो यहां पर होगा कि आपके पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू 2i होगी, तो ए बी 4 की, ए बी 6 की, तो इसमें जो 100 टर्म्स जो लिखी हुई हैं उनमें से 50 टर्म्स ए बी स्क्वायर, ए बी की पावर 4, ए बी की पावर 6, तो क्या हो जाएंगे आई, ए बी रह जाएगा, ए बी क्यूब को क्या लिखेंगे ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ये भी क्या बन जाएगा ए बी। तो इसका मतलब ये सीधा सा आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ए बी। तो ऑल्टरनेट टर्म जो बनेंगी वो ए बी आएंगी और बाकी टर्म्स आपके पास क्या आएंगी आई प्लस आई आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू बनेगी आपके पास इस फॉर्म में बनेगी, देखो ये बन जाएगा ए बी, ये हो गया आई, फिर ये हो जाएगा ए बी, फिर ये हो गया आई। तो इस तरीके से आपके पास ये चलता रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा आई। तो इसको मैं लिख सकता हूं अब ट्रेस ऑफ, ये किसका ट्रेस हो गया 50 ए बी प्लस आई का, और इसका ट्रेस निकाल रहे हैं तो उसको लिख लो 50 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए बी प्लस आई। तो 50 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए बी प्लस आई क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ आई। तो ए बी अपन ने निकाल रखा है, तो ए बी का ट्रेस तो हो जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब आप इसके अंदर क्या करो, पुट x इक्वल्स टू -1/5 जो अपन ने यहां से निकाला था, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर आपके पास 100 आ जाएगा। 2 पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको ए और बी जो दो मैट्रिसेस दे रखी हैं उनके आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएंगी -1 इसका मतलब वो कैसे मैट्रिसेस हो गई, नॉन सिंगुलर। तो अब आपको बी पी ए इक्वल्स टू की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि कुछ भी, मान लो सी मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछा हुआ है पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो पी मैट्रिक्स कैसे मिलेगी आपको, तो पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। तो जब प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स करोगे तो बी इनवर्स बी तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां हो जाएगा पी ए विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। बी इनवर्स सी निकाल लो, फिर उसके बाद फिर वापस मुझे क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या करूंगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू बी इनवर्स सी ए इनवर्स। तो अब आपके पास यहां पर ए बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, सी मैट्रिक्स ही है ही सी, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो, सी से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बचती है वो आंसर बताता हूं मैं आपको, ये वैल्यू आएगी -4 7 -7 3 -5 एंड 5। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, अब आप इसके सम ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा, पी के आपको एलिमेंट्स का सम जो क्वेश्चन में पूछा हुआ आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। ये डिटरमिनेंट दे रखा है आपको। अब इस डिटरमिनेंट से सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है।
फर्स्ट रो में से ए कॉमन आएगा, तो ए कॉमन आने के बाद यहाँ ए बचेगा, तो फर्स्ट कॉलम में से भी ए बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड रो में से बी बाहर आ रहा है और सेकंड कॉलम में से भी बी बाहर आ रहा है, तो बी स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर, यहां बच जाएगा 1 प्लस एक्स 1 1, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1, यह आ गया 1 1 एंड 1 प्लस एक्स। इसके बाद अब आप जब R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 आप यूज करोगे, तो ये वैल्यू तो बाहर ए बी सी का होल स्क्वायर तो आ ही गया। यहां पर आपके पास 3 प्लस एक्स और यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एंड 1 प्लस एक्स। अब 3 जगह जब 1 आ गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। C1 गोज टू C1 माइनस C3 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3। ऑपरेशन लगा लेना, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन मूव करते हैं। 12 में आपको दे रखा है कि फर्स्ट रो जो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम जो है ए टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर माइनस 3x, ए टू द पावर माइनस 5x है। सेकंड कॉलम में आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x e टू द पावर आपके पास लिखा हुआ है x ln a, जिसको मैं लिख सकता हूं फर्दर e टू द पावर ln a टू द पावर x। तो वही मैंने यहां पर सब जगह कर दिया, e टू द पावर ln a टू द पावर x, e टू द पावर ln a टू द पावर 3x so on। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी a टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा e टू द पावर a टू द पावर x x स्क्वायर, a टू द पावर माइनस 3x, a टू द पावर 3x, x टू द पावर 4, a टू द पावर माइनस 5x, a टू द पावर 5x एंड 1। ये आपके पास आ गया fx। फर्दर अब अपने को आपसे इसमें पूछा हुआ ऑप्शन में f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन बनेगा। अच्छा, अगर ये fx है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा अपने पास, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये a टू द पावर x, a टू द पावर 3x, a टू द पावर 5x, ये हो जाएगा a टू द पावर माइनस एक्स, a टू द पावर माइनस 3x, a टू द पावर माइनस 5x, x स्क्वायर, x टू द पावर 4 और 1। अब ढंग से देखो, इन दोनों के अंदर ये सेकंड और फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ fx लिखा हुआ है, इसका अंदर fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स जो रहेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डू योर सेल्फ। तो 13 14 इजी क्वेश्चन हैं, उनको आप आराम से खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर अपने को डेल्टा और डी जो मैट्रिक्स दे रखी हैं, उसमें से एक तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है और एक उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स होती है और एसी अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स है ए की, तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन 16 सॉल्व कर लेना। 17 में आपको दे रखा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है जो कि नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का सीधा सा मतलब निकलता है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अपने को इसका डिटर्मिनेंट क्या करना है, 0 करना है। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए वापस यहां देखें तो यहां पर ए अल्फा माइनस बी है, तो ये ए अल्फा और ये बी वाली टर्म दिख रही है। तो कॉलम थर्ड के अंदर अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 करने वाले हैं, तो थर्ड कॉलम के अंदर अपन ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। यहां तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी 2 बी सी 1। इसके अंदर मैं क्या ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, देखो कॉलम 3 के अंदर, कॉलम 3 में से मैं सपरेट करूंगा, किसको सपरेट करूंगा मैं, कॉलम 3 के अंदर कॉलम 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अल्फा से, तो अल्फा इंटू कॉलम 1, ये इससे मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा कॉलम 1 के साथ, और साथ में तो यहां तो आ जाएगा अल्फा A1 अल्फा ए, तो वो कट जाएगा, लेकिन प्लस इसमें क्या कर देता हूं मैं, C2 कॉलम कर देता हूं। तो ये वाला जब आप ऑपरेशन यूज करोगे तो यहां आ जाएगा 0। सिमिलरली आपने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करा, इसमें सब्ट्रैक्ट करा 0, और इसको इसके साथ ऐड कर दिया तो ये फिर 0। इसको आपने क्या करा, अल्फा से मल्टीप्लाई करा है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करा और यहां से सब, और इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा -2 अल्फा प्लस 1, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। अब आप इसको आराम से एक्सपेंड कर दो, तो यहां से आ गया -2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई विद AC माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से दो कंडीशन आ गई, अल्फा इक्वल टू हाफ, और दूसरी कंडीशन आ गई आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो दोनों कंडीशन आ गई, ऑप्शन चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि A डैश बी डैश सी डैश और डी डैश कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं।
एम मैट्रिक्स है ABCD और m की पावर 2016 की वैल्यू पूछिए इन टर्म्स ऑफ m की कोई ना कोई पावर की टर्म्स में। अब अगर देखा जाए तो यहां पर अपने को m की कोई ना कोई पावर फाइंड करना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं जैसे मान लो पहले m स्क्वायर से, तो m स्क्वायर बनेगा ABCD। लेकिन अगर अपने को वापस m स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वापस ABCD चाहिए, m की टर्म्स में चाहिए, और जो आपको यहां पर A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज और D ट्रांसपोज दे रखे हैं, उनके अंदर 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर अपन 3 का यहां पेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो पेयर नहीं बन पा रहा, इसका मतलब मैं m स्क्वायर की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। चलो m क्यूब पर आते हैं, तो m क्यूब बनेगा ABCD 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू m। अब 3 की पेयरिंग करते हैं, ABC DAB CDA और BCD, 3 की पेयरिंग होगी। अब ABC जो वैल्यू है वो किसकी है, D ट्रांसपोज, ये हो गया D ट्रांसपोज, DAB हो गया C ट्रांसपोज, ये हो गया B ट्रांसपोज, और ये हो गया आपके पास A ट्रांसपोज। फर्दर इसको देखा जाए तो मैं इसको कह सकता हूं BCD होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब BCD की वैल्यू क्या है, A ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये हो गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज की वैल्यू वापस में क्या रख देता हूं BCD, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया A, तो ये बन गया ABCD दैट इज इक्वल टू M। तो दिस इंप्लाइज M क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, M। अब M की पावर अपने को चाहिए 2016 जो कि इवन है, तो इसको M से दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा M टू द पावर 4 इक्वल टू M स्क्वायर। अब अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों तरफ m स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास m टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू m स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, m स्क्वायर के। तो m टू द पावर 6 m स्क्वायर m की पावर 4 ये सब बराबर आ गए। इसी तरीके से आप जब चलते जाओगे तो m की जो पावर आ रही है वो कैसी पावर है, ये इवन पावर है आपके पास, तो m की सारी इवन पावर्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो m टू द पावर 2016 m की जितनी भी इवन पावर्स होंगे उन सबके बराबर होती जाएगी आपके पास। होमवर्क के डिस्कशन के बाद अब अपन थ्योरी पर आते हैं। प्राइमर रूल यूज करके आपको कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि सॉल्यूशंस आपके पास यूनिक कब होंगे, इनफाइनाइट कब होंगे और नो सॉल्यूशन कब होगा। जैसे ये इक्वेशन जो दे रखी है, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है और आपको लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, सो दैट यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस कब कब होंगे आपके पास। तो अपने को अब D1 D2 D3 कैलकुलेट करना तो आ ही गया है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख रखे हैं कि आप D निकालो, जो भी वैल्यू आएगी उसके फैक्टर कर देना, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। D1 की वैल्यू निकालो, फैक्टर कर लो। D2 जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो डायरेक्टली 0 ही आएगा, और D3 निकालोगे तो आपके पास वो λ-2 आ जाएगा। अब फर्दर अपन स्टार्ट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन से। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में अपने को साफ पता होता है कि यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन तभी मिलते हैं जब D क्या होता है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। तो D नॉट इक्वल टू 0 से अपने पास सीधी सी क्या कंडीशन आ गई कि D क्या आपके पास λ-2, तो λ-2 इंटू μ-3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया λ इज नॉट इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हो गया। अब चाहे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें या फिर नो सॉल्यूशन की बात करें, तो इन दोनों ही केस में एक चीज बता, आपको क्या होना चाहिए, D क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपन ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि D 0 कब कब होगा। तो D 0 का मतलब क्या हो गया आपके पास, λ-2 इंटू μ-3 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये जब आपके पास वैल्यू आ रही है तो यहां से आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर, कि या तो λ2 हो जाए और आपके पास म्यू जो हो वो आपके पास 3 लैम्डा, या एक काम कर लेते हैं, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 3, ये पहला केस बन जाएगा। तो जब ये वाला केस आप बनाओगे तो आप ढंग से देखो, लैम्डा की वैल्यू अगर आपने 2 नहीं, लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं है और म्यू अगर आपके पास 3 है, तो सीधी सी कंडीशन है कि D जो आपने निकाला है D तो 0 होगा ही होगा। यहां से 3 कंडीशन ले रहे हैं अपन, λ-2 इंटू μ-3 इक्वल टू 0। तो पहला केस क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक 0, या एक λ-2 0 हो जाए, या फिर दूसरा केस μ-3 0 हो जाए, या फिर तीसरा केस तीनों 0 हो जाए। तो तीनों केसेस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं अपन। तो जब लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं है और म्यू की वैल्यू 3 है, तो देखते हैं D, D1, D2 इन पर क्या असर पड़ता है। लैम्डा की वैल्यू आप म्यू की वैल्यू 3 ले रहे हो तो D तो 0 हो गया, म्यू की वैल्यू 3 लेने पर ये 0 नहीं हो रहा और लैम्डा आपने 2 नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास,
यहां से D1 जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है। तो और चाहे अब आप आगे चलो तो फिर D2 जो हो गया वो तो 0 है, और D3 जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया, 0 नहीं है। अब जरा अपना चार्ट जो अपन ने बनाया था उसको ढंग से देखो, उसमें क्या कंडीशन थी, अगर D 0 हो जाता है और एटलीस्ट वन ऑफ D1, D2, D3 इज नॉन जीरो, तो यहां से आपके पास क्या सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपके पास यहां से नो सॉल्यूशन का क्या आंसर आ गया आपके पास, तो जब भी इसका मतलब यहां से आंसर आ गया आपके पास नो सॉल्यूशन के लिए, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया नो सॉल्यूशन का। चलो बी सेकंड केस, सेकंड अपन पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ले लेता हूं कि लैम्डा इक्वल टू 2 हो जाए और म्यू की वैल्यू 3 ना हो। अब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर अपने पास हो जाती है कि लैम्डा तो 2 हो जाए और म्यू 3 ना हो, तो क्या कंडीशन होगी, तो इस केस में अगर अपन चेक करें तो यहां से D, D1, D2, D3 ये सब क्या आ गए, 0 आ गए। जब ये सब 0 आ गए तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होती है आपके पास कि यहां से अब फिर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अगर चारों 0 आते हैं तो फिर अपन क्या करें, ये जो वैल्यूज अपने पास आई हैं इनको अपन गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी वो इक्वेशंस क्या बनेंगी आपके पास, लैम्डा की वैल्यू 2 रख देता हूं और इक्वेशन चेक करता हूं। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8। म्यू की वैल्यू जो है मेरे पास वो है 3 नहीं है, तो इसको मैं इसको ऐसे रख देता हूं, x प्लस 2y प्लस म्यू z विल बी इक्वल टू 5। और तीसरी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। ढंग से देख लो, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, आइडेंटिकल हो चुकी हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, यहां क्या था आपके पास 6 था, सॉरी, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो थर्ड इक्वेशन ही तो बन जाएगी हो। इसका मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल। इसका मतलब जो 3 प्लेन जो आपको कहा गया था कि 3 प्लेन गिवन है और 3 प्लेन के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड करने थे, यूनिक, इनफाइनाइट और नो, लेकिन 3 प्लेन में से 2 प्लेन तो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो एक और तीसरा जो प्लेन बचा हुआ है वो ये हो गया आपके पास। इसका मतलब 2 प्लेन आपके पास, अब देखा जाए तो 2 ही प्लेन है, तो 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन मिलेगी, तो 2 प्लेन से अगर एक लाइन मिलेगी तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। एक अपना चौथा केस और बच रहा है, और मतलब तीसरा केस और बच रहा है इसका, और तीसरा केस क्या होगा आपके पास हो कि मैं म्यू को और लैम्डा को भी मैं 2 रख देता हूं और मैं क्या करता हूं, म्यू को भी 3 रख देता हूं। तो इस केस में फर्दर D, D1, D2, D3 ये सब फिर क्या आने वाले हैं, 0। ये फिर 0 आ गए तो फिर या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है। अब आप वापस लैम्डा की वैल्यू 2 और म्यू की वैल्यू 3 यहां रख दो, तो अभी फर्क क्या पड़ेगा इस इक्वेशन में, अब आपको म्यू की वैल्यू भी मिल गई तो आप म्यू की वैल्यू 3 यहां रख दोगे। तो जैसे ही म्यू की वैल्यू आप यहां 3 रखोगे तो अभी भी दोनों इक्वेशन लैम्डा की 2, तो ये दोनों इक्वेशन फिर आइडेंटिकल हो गई और यहां पर म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो भी ये दो जो प्लेन है ये दोनों आइडेंटिकल हो गए और ये दूसरा अलग प्लेन है। अब इसका मतलब ये एक ही प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन, 2 प्लेन हो गए। अब फिर वापस 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, एक लाइन मिलेगी, लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। तो वापस यहां से भी आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। तो देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की अगर बात करी जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी अपने पास, यहां से अपने बी केस, या तो लैम्डा 2 हो और म्यू 3 ना हो, या फिर लैम्डा 2 हो जाए और म्यू 3 भी हो जाए। इसका मतलब लैम्डा 2 होना ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, म्यू चाहे 3 हो या ना हो। इसलिए अपन यहां से क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 2 एंड म्यू बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का अब अपन दूसरा मेथड पढ़ते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। तो पहला मेथड तो हो गया अपने पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, कौन सा हो गया अपने पास, क्रैमर्स रूल, और दूसरा हो गया अपने पास मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड कौन सा होगा, वैसे मैं मैट्रिक्स मेथड भी आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपकी इच्छा हो तो दोनों में से कोई सा मेथड आप यूज कर लो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों मेथड समझ लो आप। दूसरा मेथड जो है आपके पास, इसमें मान लेता हूं कि मैं n वेरिएबल्स की इक्वेशन ले लेता हूं, कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a11 x1 a12 x2 से लेकर a1n xn, तो n वेरिएबल लिए इक्वल्स टू b1। सेकंड इक्वेशन a21 x1 a22 x2 so on a2n xn इक्वल्स टू b2 so on। n इक्वेशंस है तो an1 x1 an2 x2 so on up to ann xn इक्वल्स टू bn।
क्रैमर रूल में अपन क्या करते थे, इक्वेशन लिखने के बाद वहां से डी, D1, D2, D3 ये निकालना चालू करते थे। यहां पर मैट्रिक्स मेथड में अपन क्या करेंगे, वापस ए, एक्स और बी, यहां पर तीन मैट्रिसेस आपके पास बनेंगी। ए मैट्रिक्स अगर ढंग से देखो तो ये आपके पास x1, x2 और ये जो वेरिएबल्स हैं इनके क्या है, कोफिशिएंट से मिलकर बनी हुई है। जो अपन वहां पर क्या बोलते थे, डी बोलते थे जैसे अपन, जो कि कोफिशिएंट से मिलकर बनती थी, वो यहां पर क्या कहलाएगी, ए मैट्रिक्स हो जाएगी। बी जो होगी, एक्स और बी आपके पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। एक्स क्योंकि एक्स कौन सी कॉलम मैट्रिक्स होगी, वेरिएबल्स की, x1, x2 सो ऑन अप टू xn, और बी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी किसकी, कांस्टेंट्स की। ये हो गया। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास लिखी हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, therefore the system of equations in matrix form is can be written as कैसे लिखेंगे अपन यहां पर, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब आप ढंग से देखो, ए एक्स जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए मैट्रिक्स का ये कॉलम और इसका एक्स का आपके पास, सॉरी, ए मैट्रिक्स की रो और एक्स मैट्रिक्स का क्या हो गया, कॉलम। तो A11 x1 प्लस A12 x2 सो ऑन A1n xn इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बी के। तो ये ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनको अपन सीधा सा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में। आपने यहां पर लिख दिया कि इनको अपन ए एक्स इक्वल्स टू बी के लिए लिख लेते हैं। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, x1, x2, x3 की अगर कॉलम मैट्रिक्स मुझे मिल जाए तो मैं वहां से क्या, अब मेरा टारगेट क्या है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना। तो अपन यहां पर अब पहली जो पॉसिबिलिटी होगी, वो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर। अब अगर ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो देन आपके पास हमेशा यहां से यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया, क्या हो गई, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई। अब ये यूनिक सॉल्यूशन क्यों आएगा और कैसे आएगा, देखो, क्योंकि जब आपने बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है कौन सी, ए एक्स इक्वल टू बी, इसको अपन क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से जब आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होगा आपके पास, एक्स मैट्रिक्स ही बन जाएगी। तो यहां से एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास ए इनवर्स बी। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स के आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली है, और वो कैसे निकलेगी, पहले आप ए इनवर्स निकालो बाय द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स कर दो, तो इधर भी एक मैट्रिक्स आएगी और इधर भी एक मैट्रिक्स आएगी। दो मैट्रिक्स को इक्वल करने का अपने को तो तरीका पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपन इक्वल कर देते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक होंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अपन यहां पर लेते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो आपके पास जो इक्वेशन है अभी सिंगुलर होगी ना, तो यहां से एक्चुअली आपके पास अब दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। वो कैसे, वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास, वो देख लेते हैं। आपके पास ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो इसको क्या करो आप, प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो एडजॉइंट ऑफ ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एक्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या आपके पास 0 हो गया। इसका मतलब सीधी सी यहां से वैल्यू निकल चुकी है आपके पास कि आर एक्स इधर जो हो चुकी वैल्यू, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ ही चुका है। अब यहां से फिर दो पॉसिबिलिटी क्या क्या निकलेंगे आपके पास, ये किस केस में अपन बात कर रहे हैं, जब अपन ने क्या लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 ले लिया है, तब अपन आगे चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन 0 है तो आपके पास डायरेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगी।
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो अब अपने को यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी आएगी इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप खुद देखो, इधर वाला पार्ट तो आपके पास आई एन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या हो गया 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो ही चुकी, तो आरएचएस तो 0 हो ही गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो नॉन जीरो क्वांटिटी इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब सीधा से क्या निकलेगा आपके पास, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वापस, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। अब ये 0 जो है एक्चुअली नल मैट्रिक्स से ही है ना, क्योंकि इधर एडजॉइंट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 0 का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट है, वो आपके पास क्या आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है। तो ये भी आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स ही है। तो आपके पास आरएचएस तो 0 हो ही चुका था। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो गया तो क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 इक्वल्स टू 0 केस वही आ जाएगा जो क्रैमर रूल में था, D1, D2, D3 वो चारों क्या होते हैं, 0। तो जब चारों 0 होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होती है अपने पास, या तो नो सॉल्यूशन की या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। तो वापस यहां से आपके पास पॉसिबिलिटी फिर दो आएंगी, वो आएगी आपके पास या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर आपके पास अगेन नो सॉल्यूशंस आएंगे। तो अब ये आपके पास वेरियस पॉसिबिलिटी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 या फिर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो गया, ये अगर दोनों कंडीशन एक साथ हैं तो डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे वहां से कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। तो ये एक आपके पास मेथड हो गया मैट्रिक्स मेथड को, मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। अब एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार मैं ये वाला पार्ट रब करके मैं डायरेक्ट आपको जो कंक्लूजन है वो फटाफट लिखूंगा। तो देखो क्या रिजल्ट्स रहेंगे अपने पास। तो अब आप ये नोट कर लो कि जब भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा तो दो पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। दो पॉसिबिलिटी क्या होंगी, if determinant of A not equals to 0 implies unique solution and solution is given by capital X equals to A inverse B। तो यहां से आपके पास दो मैट्रिसेस को इक्वल करके आप जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी आपके पास, वो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दूसरी सेकंड रिजल्ट जो आपके पास रहेगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब इक्वल्स टू 0 आएगा तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन। ये वाला केस है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू 0, नो सॉल्यूशन आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 and adjoint of A into B is again equals to null matrix। तो यहां से फिर वापस आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो मैं फिर आपसे एक चीज फिर बोल रहा हूं, जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया, ये नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ये नो सॉल्यूशन। तो ये वाला केस को मैं आपको फिर बताता हूं कि ये जो केस है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये आपके पास वो केस है D0, D1, D2, D3 0। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, वो अपने को इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मेथड समझने के बाद अब उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में क्या करना पड़ता है आपको, ए, एक्स और बी मैट्रिसेस आपको लिखनी पड़ेंगी, जहां पर ए जो होगी वो आपके पास क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, जो कि एक्स बार के कोफिशिएंट से बनेगी 3, -2 3, 2 1 -1 4 -3 2। जो एक्स मैट्रिक्स होगी वो आपके पास क्या होगी, आपके पास जो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी वो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और जो बी जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी कॉन्स्टेंट्स की, तो 8 1 एंड 4। तो अब यहां से आपके पास ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ये किस फॉर्म में लिखी आ गई, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में अपन ने लिखी है। तो अब अपने को यहाँ पर क्या चीज चेक करनी होती है कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेना, इट कम्स आउट टू बी -17, जो कि नॉट जीरो, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन अपन,
कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो आपको कैपिटल एक्स लिखने के लिए ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहां से -1/17 तो ये आई गया। एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालना जानते हो, वो निकाल लो। क्या वैल्यूज आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट। ये वैल्यूज आएंगी -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7 मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स, वो है आपके पास 8, 1, 4। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि रो बाय कॉलम होता है, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -17, -34 एंड -51। फिर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगाता हूं कि बाहर अगर ये एलिमेंट से आप डिवाइड कर रहे हो तो हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 1, 2, 3। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स क्या थी आपके पास? एक्स, वाई, जेड। तो अब आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल हो रही हैं, तो दो मैट्रिसेस इक्वल हो रही हैं तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। तो एक्स आ जाएगा 1, वाई आ जाएगा 2, जेड आ जाएगा 3। ये इसका आंसर आ गया। रिकॉर्ड लेते हैं अपन। इसमें वापस मैंने ए, एक्स और बी लिख दिया, और ये वापस आपके पास जो लिखा हुआ है ये ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखना आ जाएगा, मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में। यहां से वापस आप जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करोगे तो इस बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके बाद अपन यहां पर क्या चीज चेक करेंगे कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या आने वाली है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा? एडजॉइंट आप निकाल लेना, वो मैं बता देता हूं आपको। -2, 2, -2, 1, -1, 1, 5, -5 एंड 5। ये आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स, दैट इज 1, 2, 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है आपके पास? -2 + 4 एंड -4। तो इसका मतलब वैल्यू होगी -2, 1, -2 + 2 दैट इज 1, 5, -10 + 10 दैट इज 5, विच इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया है। इसका क्या मतलब हो गया आपके पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास? नो सॉल्यूशन का केस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अच्छा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने क्रैमर्स रूल पढ़ने के बाद भी करा था। तो आप लोग को अब एक और मेथड से मैं इसको बता देता हूं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का, किससे अपन मैट्रिक्स मेथड से अपन यहां से सॉल्व करेंगे अपन इसको। और अब आपके पास दो तरह के मेथड आएंगे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो आप मैट्रिक्स मेथड से करो या क्रैमर रूल से करो, रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। तो इस मेथड को देखते हैं अपन, मैट्रिक्स मेथड में क्या रिलेशन आएगा या कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड की अगर अपन बात करें तो मैट्रिक्स मेथड में अपन सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास रहेगी 2, 3, 1, -3, 1, -7, 5, लैम्डा एंड 8। फिर यहां पर एक्स जो मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल की बनती है, एक्स, वाई, जेड। और बी जो बनती है वो आपके पास बी मैट्रिक्स बनती है कांस्टेंट से, तो वो 12, म्यू, 17, ये आपके पास वैल्यू बनेगी। अब अगर अपने को यूनिक सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो पहली कंडीशन अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यूनिक सॉल्यूशन अपने पास एक ही केस में आता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लेना। ये 11 टाइम्स लैम्डा -2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास म्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब जब आप यूनिक सॉल्यूशन की बात करोगे तो म्यू बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया यूनिक सॉल्यूशन का। अब चाहे अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें या फिर नो सॉल्यूशन की बात करें, वहां पर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 होना ही पड़ता है। तो अपन अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद अपन चलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन पर। तो वहां पर अपने को क्या चीज करनी पड़ेगी? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू 2 तो होगी ही सही। अब लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई तो दिस इंप्लाइज ए जो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2, 3, 1, -3, 1, -7, 5, 2 और 8। इसके बाद अपने को क्या चीज चेक करनी होती है?
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को अपन यहां पर चेक करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर अपन चेक करें कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, या एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। आपके पास ए मैट्रिक्स तो है ही सही, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 22 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 11 11 11 माइनस 11 11 एंड 11, और बी मैट्रिक्स आपके पास क्या लिखी हुई है 12 म्यू 17। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो मल्टीप्लाई करके, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें से 11 कॉमन ले लेना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 टाइम्स 7 माइनस म्यू माइनस 7 प्लस म्यू एंड माइनस 7 प्लस म्यू। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगर अपन यहां से बात करें, तो अगर अपन नो सॉल्यूशन पर चलते हैं, तो नो सॉल्यूशन पर अपने पास क्या केस होगा, नो सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, तो मैं पहले नो सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं कि नो सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, तो नो सॉल्यूशन अपने को कब मिलता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 करने से लैम्डा की वैल्यू 2 तो मिलेगी मिलेगी, और साथ में म्यू जो होना चाहिए वो आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं बननी चाहिए। तो यहां पर देख लो आप ढंग से, तो यहां पर आपके पास ये लैम्डा माइनस म्यू जो है, ये मतलब सॉरी 7 माइनस म्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, यहां से 7 नहीं होनी चाहिए। अब अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन की बात करें, तो वापस आपके पास एक और कंडीशन आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बात करें। एक्चुअली यहां से जो अपन लिख रहे हैं उससे दो पॉसिबिलिटी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपके पास ये भी 0 हो जाए। तो इससे एक्चुअली नो सॉल्यूशन भी आते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं। पहले एक बार बताता हूं अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट ए 0 करने से लैम्डा तो 2 आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को 0 करने से, नल मैट्रिक्स करने से आपको क्या मिल जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास लैम्डा और म्यू जब दोनों आ चुके हैं, तो आप यहां पर इनको लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख देना, और दो जो इक्वेशन आपके पास बन रही हैं उनको अगर आप किसी z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, या क्या करें फिर सुन लो एक बार, ये जो वैल्यू है इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अभी भी नो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू दोनों की यहां रख देते हैं। उसके बाद कोई भी दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने के बाद किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना एक्स और वाई की वैल्यू के लिए इन टर्म्स ऑफ z। वो जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की तीसरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गई, तो आपके पास वहां से क्या मिल जाएंगे, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और आप जब वो चीज चेक करोगे तो इससे आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आज का होमवर्क नोट कर लो आप लोग।